जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, राज्य से साम्राज्य। ठीक है, और हम लोग एक बच्ची के सवाल से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से करक नोट मिले। ठीक है, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उस एक नए सीडी देखने का बहुत मन था, लेकिन एक साथ ही बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। ठीक है, तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। बच्ची क्या सोच रही है कि नोट पर जो है शेर क्यों बना हुआ है। तो ये जो पूरा चैप्टर है हम लोगों का इसी शेर से संबंधित और इससे क्या साम्राज्य है, किसके द्वारा बनाए गए, इसी संबंधित पूरा चैप्टर हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। ठीक है, हम जिन शेरों को चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। हम लोग जो पैसे पर चित्र देखते हैं इसका बहुत लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। जो चित्र हम लोग नोट पर देखते हैं ओरिजिनल में जो ये पत्थर से काट कर बनाए गए थे। फिर वे उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, और कहाँ इसे स्थापित किया गया था? सारनाथ में। ठीक है, और इसे हम लोग चैप्टर 6 में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इतिहास में महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसा कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए थे। ठीक है, ये सब कौन बनाए थे? अशोक। इनके ही अशोक के निर्देश में ऐसे बहुत सारे पत्थरों पर बनाए गए थे, स्तंभ बनाए गए थे और पत्थरों पर अभिलेख किए गए थे। अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखना। ठीक है, बहुत सारे लिखे गए थे। यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो अशोक का राज्य था उसे राज्य ना, उसे कहकर साम्राज्य कहा जाता है। यह एक तरह का क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा, ठीक है, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने इसका स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलती है। आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो थे इन दोनों ने मिलकर यह साम्राज्य बनाया था। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, चित्र में भी दिखाया गया है, देखेंगे हम लोग। बहुत से नगर थे। ठीक है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, और उज्जैन था और तक्षशिला ये बहुत ही प्रमुख नगर हुआ करते थे। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, अब वंश देखिए। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये तीनों बहुत ही प्रमुख राजा हुए मौर्य वंश का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। के लिए आने जाने का मार्ग था, मतलब कि उनका जो साम्राज्य था बहुत ही विशाल था। और ये जो 3 विशाल जो राज्य थे, तक्षशिला, उज्जैन और ये राजधानी थी पाटलिपुत्र, यहाँ आने जाने के बहुत सारे मार्ग बनाए गए थे। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, कहाँ? उज्जैन में। यहाँ क्या है? जिस जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं में लिखा गया है। ठीक है, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, यहाँ चित्र में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग चित्र को। पहले यहाँ पढ़ते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ठीक है, मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्से जंगल से भरा हुआ था। वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करने के लिए जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। मतलब इनके साम्राज्य में बहुत ही भिन्नता पाई जाती थी भाषा के आधार पर, भोजन और पोशाक के आधार पर। देखिए इनका कितना विस्तार था। अभिलेखों के प्राप्ति स्थल यहाँ दिया हुआ है। जो रेड कलर का जो बिंदु है, अभिलेखों से प्राप्ति स्थल, मतलब कहाँ कहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। मतलब कि पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। जहाँ जहाँ रेड बिंदु है वहाँ पास ये अभिलेख मिले हैं। अब महत्वपूर्ण नगर, जो ये ब्लैक डॉट है, ये महत्वपूर्ण नगर को दर्शाता है। उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे। पाटलिपुत्र राजधानी था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? राज्य मतलब अशोक का जो राज्य था वो राज्य नहीं, उसे साम्राज्य कहा जाता था। तो राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न था, देखते हैं हम लोग। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। ठीक है, इस तरह से ये भिन्न था, क्योंकि इनका जो साम्राज्य होता है इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक, एक मिनट। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग के शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाके का साम्राज्य सीधा नियंत्रण करते थे, क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गाँवों, शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, मतलब कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, एक तरह का जॉब। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य कपाल पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था। ठीक है, सम्राट था मतलब बहुत सारे अधिकारी काम करते थे। कोई अधिकारी काम कर रहे हैं तो कोई एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचा रहे हैं, कोई जो है सब पे नज़र रख रहे हैं, और इन सब का ऊपर एक सम्राट थे जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब मेन राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, और उज्जैन और तक्षशिला एक मतलब कि कह सकते हैं एक उप राजधानी कह सकते हैं ठीक है, जिस प्रांतीय राजधानी या उप राजधानी कह सकते हैं, जो बाकी सारे क्षेत्र में ये लोग नज़र रखते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से कई क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इस जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र थे। इसके अलावा इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जिस क्षेत्र में जो चीज़ ज़्यादा उपस्थित थी वहाँ से उस चीज़ का कर वसूला जाता था। उत्तर पश्चिम में है जो कंबल बहुत प्रसिद्ध था, तो उनसे कंबल लिया जाता था, और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थर बहुत प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार से ये लोग उपहार और कर वसूलते थे। और अंत में जंगल के इलाके में आते थे। ठीक है, जंगल के इलाके में आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल के लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। ठीक है, उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। ठीक है, जो जंगल में रहते थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी। आगे है नजराना। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने के विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, नजराना मतलब एक तरह का भेंट समझ सकते हैं। आगे देखते हैं राजधानी में सम्राट। अब राजधानी में सम्राट रहते थे तो वहाँ की व्यवस्था कैसी थी? मेगास्थनीस। ठीक है, मेगास्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीस एक राइटर थे जो कहाँ के थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। मेगास्थनीस ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। ठीक है, वे जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आए थे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसका विवरण किए थे। यहाँ हम उनके विवरण का अंश को देखेंगे। क्या विवरण किए थे, यहाँ उसका अंश को हम लोग देखते हैं। साम्राज्य का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, मतलब जिस समय साम्राज्य जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा के तौर पर पूरा जश्न मनाया जाता था कि आज साम्राज्य बाहर आ रहे हैं। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इस पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो साम्राज्य के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। वह
राज सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, ठीक है। महिलाएं भी इसमें रहती थी, हथियारबंद महिलाओं से पूरा घिरा रहता था राजा, ठीक है। राजा जो थे महिलाओं से घिरे रहते, भी हथियारबंद। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं सोते थे। राजा की इतनी सेफ्टी की व्यवस्था की गई थी। और पाटलिपुत्र के बारे में अब देखते हैं, कुछ आधुनिक पाटलिपुत्र पटना के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसके पत्थर की नक्काशी में अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने बसेरे से घिरा है, ठीक है। पाटलिपुत्र में इस तरह का नगर बसा हुआ था, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ था, ठीक है। आगे देखते, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जो थे एक अनोखा सम्राट थे। अशोक वंश मौर्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक जो थे पहले सम्राट थे, शासक थे, जिन्होंने आलेखों द्वारा, आलेख मतलब अभी मैंने समझाया कि पत्थर पर कुछ लिखना, यह आलेख है। जैसे अभी के टाइम में रोड पर देखिएगा या कहीं भी दीवार पर बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी रहती है। उसी तरह से पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुँचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो आलेख लिखते थे अशोक कौन से भाषा में लिख लेते? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक और कलिंग युद्ध बहुत ही फेमस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अभी जो उड़ीसा है इसका पहले प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितरणा हो गई। जब कलिंग का युद्ध हुआ कलिंग और अशोक के बीच में, तो इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ जिसे देखकर अशोक बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। यह युद्ध को देखकर अशोक ने यह निर्णय लिया। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक ने एक वर्णन किया था, अभिलेख के द्वारा वर्णन किया था, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था? अपने एक अभिलेख ने अशोक ने बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, ठीक है। राजा बनने के बाद 8 साल बाद वे कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? बहुत दुख हुआ। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं, श्रमण, ठीक है। बहुत लोग मारे जाते हैं। जो लोग अपने संग संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है जब मैं धर्म पालन करने में दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया, ठीक है। धर्म पालन, ठीक है। इन्होंने क्या निश्चय किया कि अब ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अब ये क्या, इनकी पूरी सोच बदल गई है। अब क्या सोचते हैं कि किसी भी राज्य का या फिर किसी भी लोग का दिल जो है युद्ध करने से, विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होता है कि अपने विचारों से उनका दिल जीता जाए, अपने स्वभाव से जीता जाए, ना कि युद्ध करके। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, ठीक है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। युद्ध के घोर विरोधी ये बन गए थे, ठीक। आगे हम लोग धर्म का देखिए, संस्कृत भाषा शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है धर्म है, ठीक है। प्रकृति के रूप में धर्म मतलब धर्म होता है। अब देखिए अशोक का धर्म क्या था? धर्म यानी कि धर्म क्या था, ठीक है। धर्म यानी कि धर्म क्या था अशोक का? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे और वे किसी विशेष देवता की पूजा नहीं करते थे। बस वे मानते थे कि जिस तरह से पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, उसी तरह से हमें अपना कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और प्रजा की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कई समस्या थी जिसके लिए उनमें संवेदना थी।
उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने जाने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने धम्म महांत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इतने सारी समस्याओं को देखते हुए अशोक ने निश्चय किया कि एक ठो अधिकारी की वे नियुक्ति करेंगे जो हर जगह जाकर धर्म के बारे में शिक्षा देंगे। धर्म यानी कि धर्म के बारे में जाकर शिक्षा देंगे। इसके लिए अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ पर खुदवा दिया। ठीक है, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीन में दूत भेजे। ठीक है, ये धीरे धीरे युद्ध के विरोधी हो गए और धर्म का प्रचार करने लगे, शांति से रहने के लिए सभी को प्रेरित करने लगे। अपने पुत्र महेंद्र, इनके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा को इसी कार्य हेतु श्रीलंका भी भेजा। इन दोनों को श्रीलंका भेजा ताकि ये लोग अपने धर्म का प्रचार कर सके और शांति का माहौल हर जगह बनाने में ये लोग सफल रहें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की थी। ठीक है, अब देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश है। ये जो अशोक थे काफ़ी सारे अभिलेख लिखवाते थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में भी अपना विचार लिखा था। और अशोक जो है प्रजा के प्रति क्या संदेश दे रहे हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करने, उदाहरण के लिए जब वे बीमार हैं। ठीक है, अनुष्ठान करते थे उदाहरण के लिए जब वे बीमार हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, वे अनुष्ठान कब करते हैं? जब वे बीमार रहते हैं तब कोई अनुष्ठान करते हैं, जब बच्चे का विवाह होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, या जब कोई नई यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम से नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मानते हैं तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है देखते हैं। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना। ठीक है, निंदा ना करना, दोनों ही बातों गलत है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छा बात कह रहे हैं कि अपने दासों नौकरों से व्यवहार करना, बड़ों की आदर करना, ये अपने समाज को, अपने प्रजा को संदेश दे रहे हैं। ठीक है, ये सब संदेश दिए कि ब्राह्मण को दान दीजिए, जीवों की हत्या ना करें। ठीक है, और धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं कि अपने धर्म को ज़्यादा प्रशंसा ना करें और दूसरे धर्म की निंदा ना करें। इस तरह की ये बात कह रहे हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये अपनी जनता को समझा रहे हैं। यदि कोई अपने धर्म को बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यह अशोक का विचार था और इसीलिए अशोक को सम्राट अशोक कहा जाता है, क्योंकि इनकी विचार काफ़ी अच्छी थी। देखिए ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ठीक है, जो अ अक्षर है हिंदी में, ये अलग अलग भाषाओं में भी दिखाई देती है। यहाँ देखिए कुछ भाषा लिखा हुआ है। देखिए आरंभिक ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि में ब्राह्मी लिपि में ऐसे अ लिखते थे, बांग्ला में ऐसे अ लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे अ लिखा जाता है, तमिल में ऐसे अ लिखा जाता है। ये कुछ लिपि के बारे में बताया हुआ है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग बनाएं। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें।